और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे देख सकते हैं रेड कलर का बटन आ रहा है। इसे इस तरीके से प्रेस करके बेल का आइकन ज़रूर से प्रेस करें। फ्रेंड्स, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, ये बिल्कुल फ्री सर्विस है, आपको फ्री में वीडियोज़ मिलेंगे इसके बदले। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो नमस्कार। यूं तो मुझे याद नहीं आता कि हमारा देश कब ऐसे मुश्किल दौर से ना गुजरा हो जैसा आज गुजर रहा है। कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। इतना बड़ा देश है, इतनी ज़्यादा जनसंख्या है और जो हमारा लैंड मास है वो बहुत बड़ा तो नहीं हम कह सकते, लेकिन काफ़ी बड़ा ज़रूर है। तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। लेकिन इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि एक तरफ तो सरहद पर चीन और नेपाल के साथ तनाव की खबरें आ रही हैं, दूसरी तरफ जो साइक्लोन आया एस्फान, उसने तबाही मचाई है, ख़ासकर बंगाल में ज़बरदस्त तबाही मचाई है। तीसरी तरफ जो हमारे माइग्रेंट लेबरर्स हैं वो घरों की तरफ अभी भी जा रहे हैं। सरकारें न जाने क्या कर रही हैं, क्यों नहीं उनको ट्रांसपोर्ट दे रही, और जो ट्रांसपोर्ट मिल भी रही थी उसको भी वापस कर रही हैं। मुझे लग रहा है कि पिछले 24 या 36 घंटों में फोकस सारा माइग्रेंट लेबर से शिफ्ट होकर वो चीन और नेपाल सरहद पर तनाव और तूफ़ान की तरफ गया है। तूफ़ान बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें बंगाल को सहायता की ज़रूरत है। ममता बनर्जी ने 1 लाख करोड़ रुपए की मांग की है। उधर प्रधानमंत्री ने भी कहा कि पूरी मदद करेंगे। लेकिन मीडिया में ये मुद्दा दब गया है और प्राथमिकता जो है इस वक्त चीन और नेपाल सीमा पर तनाव, वही यूजुअल जो नारेबाजी होती है देशभक्ति, और वो धीरे धीरे वापस आ रही है। और दूसरी तरफ तूफ़ान वाला इशू तो सेटल हो जाएगा आने वाले दिनों में, लेकिन कहीं माइग्रेंट लेबर से ध्यान ना हट जाए, इसलिए हम शुरुआत उसी से कर रहे हैं और उससे जुड़े कुछ और मसलों से कर रहे हैं। हमारे एक लेबर एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी हैं टीवी सोमनाथन, उन्होंने बिजनेस स्टैंडर्ड के अरूप रॉय चौधरी से एक इंटरव्यू में कहा है कि जो गरीब लोग हैं जो घर वापस जा रहे हैं उनकी ज़रूरत कैश नहीं है, उनकी ज़रूरत खाना है। तो इनका कहना है कि कैश जो है वो कागज़ों में देने में आसान दिखता है, ज़मीन पर नहीं। इसलिए लोगों के हाथ में पैसे दिए जाने चाहिए, ये बेहतर, कर्ज देने के बजाय पैसे दिए जाने चाहिए, ये बेहतर होगा, लेकिन कैश नहीं। टीवी सोमनाथन के मुताबिक मज़दूरों को फ़ौरन खाना चाहिए, जैसे मैंने कहा, जो पहुंचाने की ज़रूरत है। अब ये कैसे तय होगा कि कैश कितना दिया जाए और कैसे दिया जाए, इनका ये कहना है। दूसरी तरफ सरकार जो है वो अभी भी जनधन योजना की जिक्र कर रही है कि 15,000 करोड़ रुपए लोगों के खातों में पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, अब जाहिर है कि यहाँ सरकार की सोच अलग है और जो वित्त मंत्रालय है उसके एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, उसकी सोच अलग है। जनधन योजना के तहत खोले गए बैंकों की जो जमा राशि है वो 8 अप्रैल को 1,28,000 करोड़ पर पहुंच गई थी, ये ऐसा दावा है वित्त मंत्रालय का। इधर टीवी सोमनाथन का कहना है कैश को लेकर कि जो गरीब गुरबा वापस अपने घरों को जा रहे हैं, इनको सिर्फ खाना दिया जाए, कैश ना दिया जाए। कैश कैसे दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, ये तय करना मुश्किल है। ये बड़े साहब का ये कहना है, दिस इज़ नॉट स्पेसिफिकली ए कोविड पैकेज, कि जो पैकेज का ऐलान किया गया है ये सिर्फ कोविड को लेकर नहीं है। इट्स ए पैकेज फॉर न्यू सेल्फ रिलायंट इंडिया। अब ये लाल किले पर पहुंच गए, राष्ट्र के नाम संदेश दे रहे हैं। ये पैकेज ऐसा पैकेज है जो एक मजबूत आत्मनिर्भर भारत के लिए है। आई थिंक व्हाट द पुअर एंड माइग्रेंट्स नीड मोर देन कैश इज़ फूड। मुझे लगता है कि जो गरीब हैं और जो माइग्रेंट लेबर हैं, जो प्रवासी में जो मजदूर वापस अपने घरों को जा रहे हैं, उन्हें कैश के बजाय खाने की ज़रूरत है। हमारी निगाहों में उन्हें कैश की भी ज़रूरत है और घर पहुंचाने की ज़रूरत है। सोमनाथन साहब, शायद आप ये बात नहीं जानते या कुछ कहना नहीं चाहते, पॉलिटिकली करेक्ट हो रहे हैं आप। कैश इज़ नॉट नेसेसरीली द इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ समवन ट्राइंग टू गेट होम। अच्छा, कि जो शख्स अपने घर जाने की जल्दी में, जो लाखों की तादाद में जा रहे हैं, कैश उनकी फ़ौरन ज़रूरत नहीं है। ये थ्योरी मुझे समझ में नहीं आई। ये कहाँ से, ये बुद्धि कहाँ से आई है ये, कि जो घर की तरफ जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, दिन ले रहे हैं इतने चलते चलते, उनको कैश की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उनको सिर्फ खाने की ज़रूरत है। और अगर खाना कैश से मिलता हुआ तो, रास्ते में अगर कुछ और हो जाए तो, पानी खरीदना हो,
कुछ तो उनकी जेब में पैसा होना चाहिए। लोग अपने अपने घरों से 1,000 रुपये मंगा कर वापस जाने के लिए ले जा रहे हैं, और सोमनाथन साहब ये कह रहे हैं कि उन्हें खाने की ज़रूरत है, कैश की ज़रूरत नहीं है माइग्रेंट लेबर को। क्यों ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? दूसरा उनका कहना है कि हाउ मच कैश कैन यू गिव विच इज़ इनफ। हम ये कैसे तय करें कि कितना कैश दिया जाए जो काफ़ी हो। तो इनसे हम कहना चाहेंगे लाट साहब से कि इस पर बहुत से अनुमान आ चुके हैं। 5,000 रुपये का जिक्र भी हुआ है जो सरकार ने ही किया है, 15,000 रुपये का जिक्र भी हुआ है हर महीने, 10,000 का जिक्र भी हुआ है। UBI नाम की एक चीज़ भी होती है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। ज़रूरत है उसके हाथ में कैश डायरेक्ट ट्रांसफ़र करने की। अगर आपकी मशीनरी इतनी ही लचर है, सरकारी तंत्र इतना ही निकम्मा है कि वो इस बात की देखभाल नहीं कर सकता, तो कम से कम नैरेटिव को मोड़ने की कोशिश मत करिए कि कैश नहीं, सिर्फ खाने की ज़रूरत है। दोनों ज़रूरतें हैं, और सबसे बड़ी ज़रूरत है ट्रांसपोर्ट की, गाड़ियों की, बसों की, कि इनको घर पहुंचाया जाए। उस पर आपने कोई कमेंट नहीं किया है। ये TV सोमनाथन हैं, हमारे व्यय एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी। अरूप रॉय चौधरी को इन्होंने इंटरव्यू दिया है बिजनेस स्टैंडर्ड में। आगे वो कहते हैं, As the finance minister repeatedly said, we feel very much for them, but nothing that we can do would be enough, because what can replace weeks and weeks of difficulties that they have been enduring। अब इनके आंसू छलक रहे हैं गरीबों के लिए। और वो भी कहते हैं कि जैसे हमारी वित्त मंत्री कह रही हैं कि हम उनके लिए बहुत महसूस करते हैं, हमारे दिल में दर्द है, लेकिन जो भी हम करें वो काफ़ी नहीं होगा। आप करिए तो सही, जितना भी करिए, ऊँट के मुँह में जीरा दे दीजिए, कुछ तो दीजिए, हैं, वो काफ़ी नहीं होगा। क्योंकि जितने हफ्तों और महीनों की मुश्किलात वो फेस करते आए हैं, झेलते आए हैं, हाँ, उसको हम कैसे मतलब कह सकते हैं कि कितना कैश उसके लिए जाए। What would be the right figure and how to deliver that figure to a group of people who are moving and whose bank accounts and identities are unknown। मतलब सही, वही जो मैंने पहले कहा, सही अमाउंट कितना होगा, सही कैश कितना होगा, सही राशि कितनी होगी, और इसको कैसे लोगों तक दिया जाए जो लगातार चलते जा रहे हैं और जिनके बैंक अकाउंट्स और जिनकी पहचान हम नहीं जानते हैं। अरे अगर आप नहीं भी जानते हैं तो वो भारत के नागरिक तो हैं, क्या ज़रूरी है बैंक से पैसा ट्रांसफ़र करना है? हमारे यहाँ अगर जाल फैला हुआ है या ऐसी सुविधा है ग्रामीण बैंकों में कि वैन्स जाती हैं, आप वैन्स के ज़रिए भिजवा सकते हैं। जो जहाँ जहाँ मिलता है इस वक्त उसको कैश और खाने की ज़रूरत है, और साथ में ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। अगर ट्रांसपोर्ट मिल जाए तो उनका सफ़र भी कम हो जाएगा, समय भी कम लगेगा, सफ़र की तकलीफ़ें कम हो जाएंगी, आपके खाने देने की मतलब जो खाना बांटने की जो ज़रूरत है वो भी कम हो जाएगी। कैश उनके काम आएगा जब वो गांव जाएंगे और वहाँ नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। मैं नहीं जानता ऐसी बुद्धि कहाँ से लेकर हमारे लोग सरकार चला रहे हैं। कोई मुझे मतलब हैरानी नहीं है कि जो नतीजे हैं वो सामने हैं। बार बार गोल पोस्ट को चेंज करना, ये हम पहले भी देख चुके हैं। जब नोटबंदी हुई थी, रोज़ के रोज़ नियमों में बदलाव। फिर जब GST को लागू किया गया था, तब भी हर रोज़, लगभग हर रोज़ नियमों में जो रूल्स हैं उनमें बदलाव, परिवर्तन। और अब एक ये देखिए ब्रह्म वाक्य हमने जो सुने हैं, हमारे एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी हैं ये TV सोमनाथन से। मौका लगे तो आप इंटरव्यू पढ़िए, बिजनेस स्टैंडर्ड में है, अरूप रॉय चौधरी का। हमारी फौज की तरफ से एक ऐलान आया है कि टूर ऑफ ड्यूटी नाम का कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। टूर को दौरा कहते हैं, ड्यूटी को फ़र्ज़ कहते हैं। तो फ़र्ज़ का ये दौरा, दौरे का एक और मतलब भी होता है वैसे, वो ना समझा जाए। फ़र्ज़ का ये दौरा जो हमारे टॉप ब्रास हैं उन्हें आया है, उनके जहन में ये आया है, तो इसका सीधा साधा मतलब ये है कि जो नौजवान लोग हैं उनको 3-3 साल के लिए वॉलंटरीली, स्वैच्छिक रूप से फ़ौज में भर्ती किया जाएगा और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी फ़ौज की, और उसके बाद वो लोग चले जाएंगे, फ़ौज छोड़कर चले जाएंगे अपनी अपनी ज़िंदगी में। अब इसको कई निगाहों से देखा जा रहा है। पहले हम एक फैक्ट शीट आपको दे दें कि हमारी फ़ौज जो है उसके मायने क्या हैं। हमारी जो फ़ौज है, पूरी फ़ौज है, आर्मी, नेवी, ज़मीनी फ़ौज, हाँ, वो दुनिया में चौथी सबसे ताकतवर फ़ौज मानी जाती है अमेरिका के बाद, रूस और चीन के बाद, और जापान की फ़ौज उसके बाद 5वें नंबर पर आती है।
हमारी फ़ौज में 35,44,000 लोग इसके रोल्स पर हैं, शामिल हैं, जिसमें से 14,44,000 एक्टिव ड्यूटी पर हैं और 21 लाख रिजर्व पर्सोनल हैं, जिनको उस वक्त काम में लाया जाता है जब स्थिति कोई हालात गंभीर हो जाए। ठीक है। अभी तक भारतीय फ़ौजें हमारी जो रही हैं सन 47 से लेकर अभी तक और उससे पहले भी, वो राजनीति से अलग रही हैं। उनका राजनीतिकरण कभी नहीं हुआ जैसे पाकिस्तान की फ़ौज का हुआ है। उसका इस्लामीकरण भी हुआ है। पाकिस्तान की फ़ौज ही राज करती है पाकिस्तान में। तो हमारी फ़ौज हमेशा अलग रही है, राजनीतिक जीवन से अलग रही है, सिविलियन लाइफ जो है उसके तहत रही है। अब यूं तो हम अपनी फ़ौज को हर चीज़ में डाल देते हैं, सिविलियन ड्यूटीज़ पे लगा देते हैं। कहीं बाढ़ आई हो, भूकंप आया हो, कुछ भी हो, जो आपदाएं आती हैं, जैसे अब ये बंगाल में है आपदा आई हुई है, यूं तो हर जगह लगा देते हैं। लेकिन ये जो माइग्रेंट क्राइसिस चल रहा है, इतनी बड़ी त्रासदी, इतनी बड़ी ट्रेजेडी पलायन की, माइग्रेशन की, हमने सन 47 में देखी थी। जब पार्टीशन हुआ था तब लोग वहाँ से यहाँ आए थे। उसके बाद सन 71 में देखी, जब ईस्ट पाकिस्तान की जंग चल रही थी तब बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए। फिर अभी फिर कश्मीरी पंडितों का पलायन देखा, लेकिन वो सरकारी उसमें सुविधा थी, सरकार की उसमें मतलब मदद थी, लेकिन पलायन होता है। बसे बसाए घर छोड़कर कश्मीरी पंडितों का पलायन देखा। फिर रोहिंग्या मुस्लिम्स का पलायन देखा, बहुत बड़ी तादाद में आए। ये पलायन जो है ये तो अपने ही देश में है, अपने ही देश में, जैसे कश्मीरी पंडितों का था। और कोई मतलब फ़ौज की मदद नहीं ली गई, रेलवे नहीं लगाई गई, बसें, स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस नहीं लगाई गई, जबकि इस वक्त ज़रूरत है, खासकर कोरोना वायरस को देखते हुए। सिर्फ लेबरर जो हमारे मज़दूर हैं जो वापस जा रहे घरों को, वो नहीं, कोरोना वायरस को देखते हुए आर्मी डॉक्टर्स की भी ज़रूरत है, हॉस्पिटल्स की भी ज़रूरत है, आर्मी के जो वाहन हैं, व्हीकल्स हैं, उनकी भी ज़रूरत है, हवाई जहाज़ों की, हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत है और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। ये काम युद्ध स्तर पर होना चाहिए था। ये युद्ध ही लड़ रहे हैं हम, जंग लड़ रहे हैं हम, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इसमें जो चीफ हैं हमारे, उनका कहना है the proposal is a shift from the concept of permanent service or job in the armed forces towards internship or temporary experience for 3 years. ये एक बहुत बड़ा नीतिगत निर्णय है कि हमेशा फ़ौज में पक्की नौकरी की तलाश करने के बजाय ये 3 साल के लिए एक इंटर्नशिप किस्म का है, और 3 साल के लिए ये उन नौजवानों के लिए है जो डिफेंस सर्विसेज को, फ़ौज की नौकरी को अपनी परमानेंट वोकेशन, अपना मतलब करियर नहीं बनाना चाहते, लेकिन still want to experience the thrill and adventure of military professionalism. लेकिन जो रोमांच और जो जोखिम है फ़ौज के प्रोफेशनलिज्म का, उसको महसूस करना चाहते हैं। ये कोई अम्यूज़मेंट पार्क नहीं है जनाब, हमारी फ़ौज ये बड़ा सीरियस बिजनेस है। फ़ौज जंग बड़ा सीरियस बिजनेस होता है। रिलीफ एंड रेस्क्यू एंड रिलीफ बहुत ही गंभीर काम होते हैं। यहाँ पर एडवेंचर, थ्रिल, हाँ, ये प्रोफेशनलिज्म एडवेंचर और थ्रिल नहीं है। प्रोफेशनलिज्म अपने आप में एक कमिटमेंट होती है कि हमारे पास एक पूरी सुविधा है, हमारे पास पूरी जानकारी है, हुनर है कि कैसे लोगों को बचाया जाए। अपनी जान दांव पर लगाकर हमारी फ़ौज ये सब काम देश में भी करती है और सरहद पे भी करती है। आप इसे सिर्फ एक एडवेंचर टूरिज्म पार्क की तरह मत बनाइए। बहरहाल एक और डर जो सामने आ रहा है वो ये है कि हमारे यहाँ ऐसी बहुत सी संस्थाएँ हैं जो हमारे संविधान को नहीं मानती। उसमें सबसे बड़ी संस्था जो है जिसका नाम RSS है, वो संविधान को तो मानती है, अब झंडा भी लगाना शुरू कर दिया है, तिरंगा, लेकिन बहुत साल उसने नहीं लगाया था। उनका एक इतिहास भी रहा है कि वो अपने कार्डर्स जो हैं उनको मिलिट्री ट्रेनिंग देती आई है या देना चाहती थी भी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत बड़ी तादाद में कैंप्स भी लगाए थे कि फ़ौज में भर्ती हो जाओ ताकि हथियारों की ट्रेनिंग मिल जाए। ये अकेली संस्था नहीं है, ऐसी और भी बहुत सी संस्थाएं हैं जिनके कार्डर हैं। क्या गारंटी है कि ये मिलिट्री ट्रेनिंग लेकर, हथियारों की ट्रेनिंग लेकर जब सिर्फ 3 साल के बाद वापस समाज में जाएंगे तो वो भारतीय बने रहेंगे या अपनी उस संस्था के प्रति निष्ठा रखेंगे? ज़रा सोचिए। नमस्कार। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है
जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी कंगी आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं हैं। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर हैं। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे।